गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो बनाया है हमने कॉलर, वर्दीमर और कॉफका का जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत पर। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और आज बात करते हैं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को और किस किस नामों से बुलाया जाता है। ये जो सिद्धांत है उसे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। चलिए एक एक नाम पर बात करते हैं। सबसे पहला नाम है इसका गेस्टोल्टवादी सिद्धांत। गेस्टोल्ट शब्द किससे बना है, कौन सी भाषा से बना है, इसका क्या अर्थ है, इसका भी हम बाद में इस पर भी चर्चा करेंगे। गेस्टोल्टवादी सिद्धांत कहते हैं इसे, सूझ का सिद्धांत कहते हैं, इनसाइड थ्योरी कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, समग्र आकारवादी सिद्धांत कहते हैं, पूर्ण आकारवादी सिद्धांत कहते हैं। तो जो इनसाइड थ्योरी है उसको वर्दीमर, कॉलर, कॉफका तीन सहयोगी हैं। वर्दीमर आप देखेंगे जर्मनी में एक एकेडमी थी, पार्सियन एकेडमी, उसके चीफ हुआ करते थे उस समय वर्दीमर। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहीं पढ़ने में आता है ऐसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर एक 1918 के करीबन आसपास में अकाल पड़ा था एक जंगल में। तो वहाँ पर देखेंगे टेंडिफ नामक एक जंगल था, उसमें उन्होंने उस अकाल का निरीक्षण करने के लिए कॉलर और कॉफका को भेजा था। तो वहाँ पर ही आप देखेंगे कि एक सबसे जो पशु थे बहुत सारे, उन पशुओं में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान चिंपांजी को इन्होंने पकड़ा और उस पर प्रयोग किए। चलिए प्रयोग पर हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं हम अंतर्दृष्टि पर कि अंतर्दृष्टि क्या होती है, सूझ क्या होती है, गेस्टोल्ट का क्या अर्थ है। चलिए अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसका आधार क्या है, तो हम आधार की यदि हम बात करते हैं तो ये लर्निंग ऑफ थ्योरीज ये हमें सिखाती है कि हमेशा व्यक्ति जब भी सीख पाता है तभी सूझ उसमें उत्पन्न होती है, जब वो अपनी परिस्थितियों का पूर्णतः प्रत्यक्षीकरण कर लेता है, पूर्णतः देख लेता है, उसके सामने सारी वस्तुएं उसके सामने होती हैं। ये सीखने पर चिंतन को महत्व देता है। जब हमने पावलो पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि ये जहाँ पर ऐसे विषयों को महत्व देता है जहाँ चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे गणित और साइंस। लेकिन हम कॉलर वाले सिद्धांत में, वर्दीमर वाले सिद्धांत में पढ़ रहे हैं कि ये चिंतन को महत्व देता है। अब देखेंगे उन्होंने दूसरी बात क्या कही है। तो दूसरी बात इन्होंने एक बात समझाने की प्रयास किया है कि अभ्यास के द्वारा और अनुकूलित अनुक्रिया दोनों को ही नहीं मानता, ये सूझ को मानता है। सूझ मतलब होता है इनसाइड दृष्टि। क्या होती है सूझ? तो कहते हैं ये सिद्धांत कल्पना, तर्क और चिंतन तीनों को महत्व देता है और उसके आधार पर व्यक्ति समस्या का समाधान करता है। चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, इसके कुछ आधार हैं, उन आधारों पर हम सबसे पहले बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और फिर हम बात करेंगे कि शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है। देखेंगे आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सीखना, ये इसका जो मेन कथन है, मतलब जो आधार है वो क्या कहता है, वर्दीमर का जो ये सिद्धांत है जिसके दो सहयोगी थे कॉलर और कॉफका, क्या समझाना चाहते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं सीखना अचानक होता है। जब हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था तो हमने एक कथन पढ़ा था कि सीखना संबंध स्थापित करना है। जब हमने पावलोव पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है, उसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पावलोव के सिद्धांत में हम पढ़ रहे हैं कि सीखना अचानक होता है। चलिए बोर्ड पर चलते हैं। देखिए इसका अर्थ निकालते हैं कि सूझ का क्या मतलब होता है। सूझ का मतलब होता है कि यथार्थ मतलब वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान सूझ कहलाता है, ये इसका अर्थ है। फिर देखेंगे उन्होंने कहा सीखने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है, वर्दीमर महोदय क्या मानते हैं, तो वो ये मानते हैं सीखने के लिए हमेशा चिंतन की आवश्यकता होती है। कहते हैं चिंतन से अंतर्दृष्टि जागृत होती है और अंतर्दृष्टि से सूझ उत्पन्न होती है। फिर और क्या आधार है, वर्दीमर महोदय इस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि सीखने के लिए बार बार प्रतिक्रियाएं करना आवश्यक नहीं है। फिर और क्या बात समझ में आती है हमें इस सिद्धांत के द्वारा, कहते हैं कि बालक की रुचि समग्र में होती है, हमेशा वो पूरा देखना चाहता है और टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखना चाहता, अंश नहीं देखना चाहता, हमेशा पूर्णता देखना चाहता है।
फिर आप देखेंगे इसलिए वर्दीमर मोहते कहते हैं कि कभी भी यदि कोई भी समस्या हो तो बालक के सामने उस समस्या को पूरे रूप से समग्र रूप से रखना चाहिए। देखिए अभी हम आधार की बात करें कि ये जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम इनसाइड थ्योरी, वो इनसाइड थ्योरी का आधार क्या है, ये सिद्धांत किस पर बेस्ड है, उस आधार की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गेस्टोल। अभी हमने बहुत सारे जो नाम थे उनको प्रूव करने की कोशिश की। सूझ का सिद्धांत मतलब अचानक होना, कल्पना, तर्क, चिंतन का होना। फिर हम बात करें गेस्टोल्टवादी सिद्धांत की, इस सिद्धांत को गेस्टोल्ट थ्योरी के नाम से भी जानता है। तो कहते हैं गेस्टोल्ट जो शब्द है वो जर्मनी भाषा का शब्द है। जर्मनी भाषा का जो शब्द है उसका अर्थ होता है पूर्ण होना, आकार, पूरा आकार, पूर्ण होना, आकार होना, समग्र होना या उसका स्वरूप। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार सेकंड ग्रेड एग्जाम आरपीएससी में आ चुका है साइकोलॉजी में कि जर्मन भाषा का जो शब्द है गेस्टोल, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्ण, आकार या स्वरूप या समग्र। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं इसके प्रवर्तक की। देखिए तीन है, वर्दीमर है, कॉलर है और कॉफका है, लेकिन हम यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे वर्दीमर की, जो पार्सियन एकेडमी थी उसके ये चीफ थे और ये दोनों इनके सहयोगी थे। प्रयोग जो किए हैं वो सारे के सारे कॉलर ने किए हैं। चलिए एक एक विषय पर बात करते हैं कि इन्होंने सीखने के क्या संप्रत्य बताए हैं। तो देखेंगे कॉलर, कॉफका और वर्दीमर, हम तीनों पर बात करेंगे। कॉलर का हम कह रहे हैं 1927, फिर हम बात करते हैं कॉफका की तो 1935 और वर्दीमर की बात करते हैं 1945 और मानिए यही है 1945। फिर देखेंगे हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरो बनाया हुआ है, ये कॉलर, ये इन्होंने लक्ष्य पर बात की है, इन्होंने बाधा पर बात की है और वर्दीमर ने बात की है तनाव पर, संगठन पर और पुनर्संगठन पर। अब हम प्रयोग की बात करते हैं। कॉलर ने चिंपांजी पर, ऐसा कहा जाता है कि जो वनमानुष्य चिंपांजी वो सबसे ज़्यादा सभी पशुओं में सबसे अधिक बुद्धिमान होता है, उस पर उन्होंने बात की है और उन्होंने उस चिंपांजी को बहुत सारे प्रयोग है, 6 चिंपांजियों पर है, 6 वनमानुष्यों को एक कमरे में बंद कर दिया, एक पर भी है, बहुत सारे प्रयोग किए हैं किसी भी बात को या शिक्षा में उसके उपयोग को लेकर, किसी बात के परीक्षण को लेकर बहुत प्रयोग करने पड़ते हैं। हम सबसे प्रमुख प्रयोग पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और वो लोकप्रिय प्रयोग है चिंपांजी का, जिसका नाम इन्होंने उसको पकड़ा, उसको परीक्षण के लिए लेकर आए और उसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा। अब ये देखेंगे आप, जैसे थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, सफ़ेद बिल्ली, पावलोव का कुत्ता था, उसी प्रकार वर्दीमर, कॉलर और कॉफका की जब हम बात करेंगे तो हम चिंपांजी कहेंगे, वनमानुष्य की बात करेंगे और उसका नाम सुल्तान है। एक बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 2013-14 सेकंड ग्रेड में आया था, जब अलग अलग विषय के लिए अलग अलग पेपर अलग अलग शिफ्ट में आयोजित किए गए थे, तो उन्होंने सिंपल सा प्रश्न किया था, एक बहुत ही साधारण प्रश्न था कि वनमानुष्य का क्या नाम था या चिंपांजी का इनसाइड थ्योरी वाला जो सिद्धांत है, लर्निंग थ्योरी का जो सिद्धांत है, उसमें चिंपांजी का क्या नाम था, तो उसका नाम सुल्तान था। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए उन्होंने वहाँ पर क्या करा, उन्होंने उस कमरे में जिसमें चिंपांजी को बंद किया था, उससे पहले उन्होंने क्या किया, उस कमरे में छत पर केले का एक बड़ा सा गुच्छा, जिसमें बहुत सारे केले थे, केले का बड़ा सा गुच्छा उन्होंने छत पर लटका दिया और उन्होंने वहां पहले ही देख लिया कि चिंपांजी अगर पूरी तरह से खड़ा होकर भी, 2 पांव पे खड़ा होकर भी उसको छूने का प्रयास करे, उसको प्राप्त करने का प्रयास करे तो वो नहीं कर सकता, उछल कर प्रयास करे तब भी वो नहीं कर सकता, उसको कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ना कोई माध्यम लेना पड़ेगा। सब कुछ सेट करके बहुत अच्छी तरीके से अब उन्होंने क्या कर दिया, कोने में लकड़ी वकड़ी भी रख दी अंधेरे में, जिससे उसको नजर ना आए, चिंपांजी को उसमें बंद कर दिया। जब चिंपांजी को उन्होंने बंद कर दिया, ऐसा माना जाता है, ऐसी मतलब एक किंवदंती है कि उसको केले बहुत पसंद होते हैं, मनपसंदा फूड है उसका वो, तो आप देखेंगे चिंपांजी ने उन केले के गुच्छे को प्राप्त करने की भरसक प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया। उसने मतलब 2 पाँव पे खड़ा होकर, उछल कर, कूद कर, फिर उसके बाद उस चिंपांजी ने जिस कमरे में उसे बंद किया गया था उसका पूरा प्रत्यक्षीकरण किया, परसेप्शन, मतलब पूरा अवलोकन किया उस कमरे का कि इस कमरे में कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। आप देखेंगे अचानक थोड़ी देर वो जैसे थक गया और थक कर बैठ गया, अचानक उसे सूझा और उसने उस पूरे कमरे को जब देखा तो उसे एक लकड़ी मिल गई। उसने उस लकड़ी से उस केले के गुच्छे को प्राप्त करने का प्रयास किया।
लेकिन वो असफल रहा। फिर उसने एक लकड़ी और जो थी उसको दूसरी लकड़ी में फंसाया और दोनों लकड़ियों मतलब वो लंबी हो गई वो लकड़ी, और उसके माध्यम से केले के गुच्छे को प्राप्त कर लिया। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस प्रयोग में, इनसाइड थ्योरी के प्रयोग में सूझ के सिद्धांत का प्रयोग इसलिए किया गया है, चिंपांजी का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि चिंपांजी सब पशुओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। इसलिए कॉहलर ने अपने प्रयोग में चिंपांजी नामक सुल्तान, जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रख दिया था, उस वान मानुष का प्रयोग किया। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं कि 5-6 चिंपांजी थे, उनको उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने स्टिक जोड़ के निकाला, कहीं बत्ती वाला लाइट वाला भी है। तो आप देखेंगे इस प्रयोग के द्वारा क्या निष्कर्ष निकलता है। इस प्रयोग के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि हमेशा समस्या को पूर्ण रूप से समझते हैं। फिर समस्या के लिए बार बार प्रयास करना जरूरी नहीं है, बार बार प्रतिक्रियाएं करना जरूरी नहीं है, चिंतन करना जरूरी है। तो ये जो सिद्धांत है कॉहलर का, वो चिंतन पर बहुत बहुत अधिक बल देता है। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि सूझ पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला कारक हमने लिखा है प्रत्यक्षीकरण। जैसा कि अब हम बात कर रहे थे कि समस्या को पूरी तरह से समझना, जो भी समस्या है, जो भी कठिनाई है, उसके सभी अंशों को, उसके सारे आयाम को हर एक दृष्टिकोण से देखना, उसको संपूर्ण परिस्थिति को समझना और उसके बाद चिंतन करना और उसके बाद उस समस्या का हल ढूंढना, या हल ढूंढना भी बहुत दूर की बात है, उसके बाद प्रतिक्रिया करना। हम क्या करते हैं, जल्दी से सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि पूरी बात को समझने के बाद, उसको सभी दृष्टिकोण, सभी एंगल से देखने के बाद हमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे प्रत्यक्षीकरण की, हमने यहाँ लिखा हुआ भी है कि परिस्थिति को पूर्णता समझकर सीखना। फिर हम बात करते हैं बुद्धि की, कि बुद्धि क्या। अब देखो ये चिंतन का जो सिद्धांत है वो हमें ये बताता है, देखिए यहाँ पर बुद्धि को भी बहुत महत्व दिया है कि इनसाइड को बुद्धि भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ये सिद्धांत ये मानता है, ये लर्निंग थ्योरीज ये मानती है कि जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा उतनी जल्दी उसमें सूझ उत्पन्न हो जाएगी, वो बहुत अच्छे से कल्पना कर सकता है, तर्क कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कल्पना शक्ति को, तर्क शक्ति को और चिंतन शक्ति को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर बढ़िया IQ है, अच्छा IQ है, एवरेज से ऊपर है, तो वो व्यक्ति में अंतर्दृष्टि जो होती है वो बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं समस्या की रचना की। समस्या की रचना का मतलब है समस्या के हर एक अंशों को देखना, फिर उसको पूर्णता मतलब पहले उसको पूर्ण रूप से देखना, बाद में बांटने का काम हम बाद में करेंगे। समस्या को पूरी तरह से देखना, उसके सारे आयामों को देखना और उसके बाद विश्लेषण संश्लेषण चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले तो समस्या को बहुत अच्छी तरह से देखना है। देखिए एक बात हमने कहीं किसी मूवी में या किसी TV सीरियल में हमने सुना भी है कि एक वकील जो होता है वो केस को पूरी तरह से जान लेता है, क्या कमजोरी है, कहाँ अपन कम पढ़ेंगे, कहाँ हम 19 पढ़ेंगे, कहाँ हम 20 पढ़ेंगे, वो बाद में तय करेंगे। पहले उसको समस्या को बहुत अच्छी तरह से देखता है कि कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ हमारे लिए प्लस पॉइंट है, कहाँ गुंजाइश बचती है अपने आप को बचाने की। तो इसलिए समस्या को पूरी तरह से देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भी कहता है कि कुछ भी हो रहा हो तो आप पूरी तरह से बताइए। जब हम उसके सामने पूरी तरीके से बात रख पाते हैं तभी वो प्रिस्क्रिप्शन में कुछ लिखता है। हम थोड़ा बहुत बता दें सर दर्द हो रहा है, तो वो सर दर्द हो रहा है उसका रीज़न भी तो होगा ना, कोई बुखार आ रहा है या कुछ भी हो रहा है XYZ, में तो आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसलिए समस्या को हमेशा पूरा रखा जाता है, फिर उसके बाद में प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। फिर देखेंगे अनुभव। अब देखिए अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला जो एक और कारक है वो है अनुभव। कहते हैं कि पूर्व अनुभव से भी बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में तो सहायता लेता ही लेता है, उसको वो पूर्व अनुभव जो होते हैं वो वर्तमान समस्या को समझने में भी बहुत बहुत सहायक होते हैं। तो ये हमने बात की अभी अंतर्दृष्टि को, सूझ को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। हमने 4 कारकों पर बात की, प्रत्यक्षीकरण पर मतलब परसेप्शन पर, फिर बुद्धि पर, फिर समस्या की रचना पर और अनुभव पर। अब देखिए समस्या यदि जटिल है, व्यवस्थित नहीं है, तो फिर अंतर्दृष्टि बड़ी देर से उत्पन्न होगी, हो सकता है ना भी। लेकिन समस्या यदि सरल है, स्पष्ट है, सरल भी नहीं है, स्पष्ट है, सुबोधगम्य है
और बड़ी आसानी से समझ में आती है, बोधगम्य है, स्पष्ट है, तो सूझ बड़ी जल्दी से उत्पन्न हो जाती है। तो अब इससे अगला जो हमारा वीडियो होगा, क्योंकि कोई भी प्रयोग उस समय तक अच्छा नहीं माना जाता, उस समय तक मान्य नहीं माना जाता, उस समय तक स्वीकृत नहीं माना जाता जब तक कि उसका हम शिक्षा में उपयोग न कर लें। इन सब प्रयोगों का जो हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, अधिगम के जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उन सिद्धांतों का शिक्षा में कहाँ क्या उपयोग है, उस बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर हम अपने अगले वीडियो पे चलेंगे।